तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। आज की जो वीडियो रहने वाली है इसके अंदर हम लोग सैंपल पेपर, ऑफिशियल सैंपल पेपर के सेक्शन बी को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि अभी हम लोग सीबीएसई का क्लास 12 बायोलॉजी ऑफिशियल सैंपल पेपर को सेक्शन वाइज डिस्कस कर रहे हैं डिटेल के अंदर। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सेक्शन ए को काफी डिटेल में कवर किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन बी को, ठीक है, सेक्शन बी को हम लोग काफी डिटेल में कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो सेक्शन बी आपका रहने वाला है दैट इज ऑफ 10 मार्क्स। ठीक है, 2 मार्क्स ईच और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, 2 मार्क्स ईच और 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, और ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर आपको चॉइस देखने को मिल रही है। ठीक है, इंटरनल चॉइस देखने को मिल रही है। ठीक है, सो सबसे पहले इफ वी टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 17 और सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 1। अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, यानी कि या तो आपको पूरा ऑप्शन नंबर ए अटेम्प्ट करना है या फिर पूरा ऑप्शन नंबर बी अटेम्प्ट करना है। ऐसे नहीं करना है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि ए का फर्स्ट आता है और बी का सेकंड आता है, तो ए का फर्स्ट और बी का सेकंड अटेम्प्ट किया कराए। ऐसे नहीं होगा। अगर आपने पहले ए का फर्स्ट अटेम्प्ट किया है तो आपको फिर ए का ही सेकंड अटेम्प्ट करना है। अदरवाइज आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो सिर्फ ए के फर्स्ट के मिलेंगे, बी के सेकंड के मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके, सो क्वेश्चन क्या है? अ ब्लड टेस्ट रिपोर्टेड नेगेटिव फॉर HCG। हाउ व्हाट डज नेगेटिव HCG imply? नेम द टिश्यू विच प्रोड्यूसेस HCG। ठीक है, अब जो HCG होता है दैट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, फीमेल्स के अंदर प्रेगनेंसी के दौरान HCG प्रोड्यूस होता है। और अगर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में नेगेटिव HCG आया है ना, यानी कि HCG अगर नेगेटिव है, दैट मीन्स कि दिस इंडिकेट्स नो प्रेगनेंसी। ठीक है, ये क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स नो प्रेगनेंसी। एंड कौन सा टिश्यू HCG प्रोड्यूस करता है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा। ठीक है, इसका जो डिटेल्ड आंसर जो है, जो सीबीएसई की ऑफिशियल आंसर की में लिखे हुए हैं, वो भी इसे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा। ठीक है, ये देखो, नेगेटिव HCG इंप्लाइज नो प्रेगनेंसी। अब देखो, आपने मैंने ये इसलिए यहाँ पे अटैच किया है ताकि आप लोगों को पता चले कि किस किस स्टेप की आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है, सीबीएसई जब चेकिंग करता है तो वहां पर टीचर्स को एक आंसर की दी जाती है। ठीक है, और उस आंसर की के अंदर ना मार्किंग स्कीम लिखी होती है। मान लो एक क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी दो पार्ट्स में अगर वो क्वेश्चन डिवाइडेड है, एंड लेट्स से वो पार्ट 2 मार्क्स का है, तो आपको फर्स्ट पार्ट अगर आपने अटेम्प्ट किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, सेकंड पार्ट अगर आपने छोड़ दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा। अगर आपने सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किया तो 1 मार्क्स वहां पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या था, सबसे पहले उन्होंने पूछा था व्हाट डज नेगेटिव HCG इन अ ब्लड रिपोर्ट इम्प्लाइज, तो वो क्या इम्प्लाइज करता है? नो प्रेगनेंसी। तो यानी 0.5 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे। एंड कौन सा टिश्यू प्रोड्यूस करता है? सो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लासेंटा, तो हाफ मार्क्स यहाँ मिल गया, यानी कि ये हो गया 1 मार्क्स कंप्लीट। ठीक है, नाउ if blood test reported positive for HCG in a person, then which other hormones would also be secreted by the tissue secreting HCG? यानी कि अगर HCG की जो रिपोर्ट है ना, यानी कि जो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट है उसमें HCG पॉजिटिव आया होता, ठीक है, अगर HCG पॉजिटिव आया होता, दैट मीन्स द फीमेल इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स प्रेगनेंसी। ठीक है, एंड जब भी एक फीमेल क्या है बेसिकली, अगर एक फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट होगी तो वहां पर ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, रिलैक्सिन और ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, ठीक है, ये रिलीज होगा होगा। ठीक है, यानी कि आप वहां पे क्या लिख के आ सकते हैं कि वहां पर क्या रिलीज हुआ है? HPL रिलीज हुआ है। ठीक है, HPL रिलीज हुआ है, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन और रिलैक्सिन। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी आप लिख के आ सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप वहां पर क्या करेंगे, इनमें से अगर आप दो हॉर्मोन्स के नाम भी लिखाएंगे तो वहां पर आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये था आपका पार्ट ए। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट पार्ट नंबर बी, द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स अबाउट 200 to 300 million sperms. During a coitus, however, the ovum is fertilized only by one sperm, यानी कि वहां पर पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट किया जाता है। ठीक है, हाउ डज द ओवम ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म? ठीक है, सो यहाँ पर जो रोल आता है वो आता है जोना पेलुसिडा लेयर का। ठीक है, स्पर्म क्या करता है? इट इंड्यूसेस चेंज इन द जोना पेलुसिडा मेम्ब्रेन ऑन कॉन्टैक्ट विच ब्लॉक्स एंट्री ऑफ अदर स्पर्म, यानी कि जैसे ही
कंपैटिबल स्पर्म क्या करता है, जोना पेलुसिडा लेयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या करता है वहां पर, ये जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है ना, ठीक है, जो जोना पेलुसिडा लेयर होती है इसके अंदर चेंजेस इंड्यूस करा देता है, ठीक है। और ये जो चेंजेस यहाँ पर इंड्यूस करवाए जाते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही चेंजेस इंड्यूस होंगे तो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री जो है, ठीक है, जो एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री होती है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, ओवम क्या करता है, इट ब्लॉक्स द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स, ठीक है। All copulations will not lead to fertilizations. Why? Ovums and sperm should be transported simultaneously to the ampullary region for fertilization. ठीक है, देखो क्या है, ओवम रिलीज होने का एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम होता है, ठीक है। अगर ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट नहीं होंगे एम्पुलरी रीजन में, है ना, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना, तो अगर वो फर्टिलाइजेशन वाले रीजन में दोनों साथ में प्रेजेंट ही नहीं है सेम टाइम पे, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, है ना, वहां पर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। तो इसीलिए एवरी पॉपुलेशन विल नेवर लीड टू फर्टिलाइजेशन। क्यों? क्योंकि फॉर फर्टिलाइजेशन ovum and sperm should be transported at the same time. Okay, they should be transported at the same time, और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर copulation जो है it will not lead to fertilization. I hope यहाँ तक आपको समझ में आया। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस। नाउ वी आर मूविंग ऑन टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डायग्राम जो दिखाया हुआ है, ठीक है, ये भी ऑप्शन ए या तो आपको अटेम्प्ट करना है या फिर बी अटेम्प्ट करना है। अब देख रहे हो, पहले क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस मिल गई, सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी चॉइस मिल रही है इस सेक्शन में। द schematic diagram representation given below shows a DNA strand and two types of mutation in the DNA strand. अब यहाँ पर आपको क्या दिखाया हुआ है, यहाँ पर बेसिकली आपको ये एक ओरिजिनल टेम्पलेट दिया हुआ है, ये है फर्स्ट म्यूटेशन के बाद में, एंड ये है सेकेंड म्यूटेशन के बाद में डीएनए स्ट्रैंड, ठीक है। सो आपको बताना है कि कौन कौन सा म्यूटेशन फर्स्ट के अंदर हुआ है और कौन सा म्यूटेशन सेकेंड के अंदर हुआ है। फर्स्ट पार्ट में आपको ये बताना है, सेकेंड पार्ट में आपको बताना है विच ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल एंड यू हैव टू गिव द रीजन, ठीक है, आपको क्या करना है, रीजन भी देना है, ठीक है। अब देखो ओरिजिनल टेम्पलेट में क्या था, ए यू जी सी ए जी ए सी ए यू सी यू यू ए जी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर स्टॉप कोडॉन है। अब म्यूटेशन वन की अगर बात करें, सो ये सेम है, यहाँ पर क्या हो गया, सी की जगह ए आ गया, बाकी सारा सेम है, ठीक है, बाकी सारा सेम है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ सी की जगह ए आ गया, तो यानी कि जो म्यूटेशन वन जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉइंट म्यूटेशन, वो क्या हो जाएगी, दैट विल बी पॉइंट म्यूटेशन, ठीक है। और म्यूटेशन टू के अंदर क्या हुआ, ए यू जी, उसके बाद में ए जी ए सी ए यू, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला जो था, है ना, ये यहाँ पे गायब ही हो गया, यानी कि पूरा फ्रेम ही शिफ्ट हो गया, ठीक है। ए जी ए जो था वो इधर आ गया, फिर उसके बाद में सी ए यू इधर आ गया, ठीक है, यू सी यू ये फिर इधर से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टॉप कोडॉन भी अच्छा यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। तो यानी कि जो म्यूटेशन टू होगी, ठीक है, जो म्यूटेशन टू होगी दैट विल बी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है, वो कौन सी म्यूटेशन होगी, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो पूछ रहा है विच ऑफ द अबव म्यूटेशन इज मोर हार्मफुल, गिव रीजन। तो यहां पर क्या होगा, म्यूटेशन वन के अंदर सिर्फ एक पॉइंट चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, छोटा चेंज देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल, बट degree of harmfulness is more in case of mutation 2. Okay, degree of harmfulness is more in mutation 2, ठीक है। अच्छा, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, वन इज पॉइंट म्यूटेशन, सेकंड इज फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, ठीक है। अब सेकेंड म्यूटेशन यानी कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्यों ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज मोर कोडॉन्स आर इफेक्टेड इन दिस केस। ओके, इस केस में क्या है, बेसिकली मोर कोडॉन्स आर इफेक्टेड, it is extremely likely lead to large scale changes to polypeptide length and chemical composition, resulting in a non-functional protein that disrupts the biochemical processes of a cell.
or incorrect amino acids are inserted, or often premature termination occurs when a nonsense codon is read. फ्रेम शिफ्ट्स हैव वेरी सिवियर फिनोटिपिक इफेक्ट। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर आप एक रीजन लिख देंगे ना तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, इतना बड़ा नहीं आपको लिखना। उसने आपको बता दिया कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से म्यूटेशन 2 जो है वो ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, जैसे कि देखो अभी क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, पॉलीपेप्टाइड चेन और केमिकल कॉम्पोजिशन जो है उसके अंदर लार्ज स्केल चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर मोर नंबर ऑफ कोडॉन्स आर इफेक्टेड। अपार्ट फ्रॉम दिस क्या रीजन हो सकता है, बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा। ठीक है, अब जब नॉन फंक्शनल प्रोटीन बनेगा तो उसकी वजह से क्या होंगे, ठीक है, नॉन फंक्शनल प्रोटीन की वजह से जो सेल का बेसिक फंक्शनिंग है वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस इनकरेक्ट अमीनो एसिड्स इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और क्या हो सकता है, अगर एक नॉनसेंस कोडॉन आ जाता है, ठीक है, अगर एक नॉनसेंस कोडॉन हो जाता है तो उसकी वजह से प्री मेच्योर टर्मिनेशन भी देखने को मिलता है। ठीक है, अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं, जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होती है उसमें जो फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं वो काफी सिवियर देखने को मिलते हैं। ठीक है, उस केस में जो फिनोटिपिक इफेक्ट्स होते हैं वो काफी सिवियर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर आप एक रीजन जो है लिख के आएंगे देन यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, यानी कि 0.5 मार्क्स जो है आपको वो पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे, और 0.5 मार्क्स आपको इतना लिखने के या इतना बताने के कि कौन सा म्यूटेशन इनमें से ज्यादा हार्मफुल है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या दिया हुआ है, गिवन बिलो इज अ schematic डायग्राम ऑफ mRNA स्ट्रैंड। ठीक है, ये आपको एक mRNA स्ट्रैंड दिया हुआ है। इन द above sequence identify the translational unit in mRNA। ठीक है, और क्या बताना है आपको, आपको बताना है वेयर आर यूटीआर्स फाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। यानी कि इस सीक्वेंस के अंदर सबसे पहले आपको ट्रांसलेशनल यूनिट बतानी है, एंड उसके बाद में आपको यूटीआर्स बताने हैं कहाँ कहाँ पे हैं और उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो आपको बताना है। ठीक है, सो सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, सबसे पहले अगर बात की जाए, ठीक है, किसी भी एमआरएनए स्ट्रैंड के अंदर, ठीक है, किसी भी एमआरएनए स्ट्रैंड के अंदर क्या होता है, एयूजी इज द स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, तो यहाँ पर एयूजी कहाँ पे है, ये रहा, ये क्या है, बेसिकली स्टार्ट कोडॉन है। ठीक है, और जो आपका जो है स्टॉप कोडॉन होता है, ठीक है, जो आपका स्टॉप कोडॉन होता है वो क्या होता है, दैट इज यूएए। ठीक है, वो क्या होता है, यूए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको यूए देखने को मिल रहा है, तो ये क्या हो गया, दिस इज द स्टॉप कोडॉन। तो इसके बीच में जो होगा, स्टार्ट और स्टॉप कोडॉन के बीच में जो ट्रांसलेशनल यूनिट होता है दैट ऑलवेज फ्लैंक्स बिटवीन द स्टार्ट कोडॉन एंड स्टॉप कोडॉन। तो स्टार्ट कोडॉन ए यू जी हो गया और स्टॉप कोडॉन यू ए हो गया, तो इसके बीच में जो प्रेजेंट है दैट विल बी ट्रांसलेशनल यूनिट, यानी ट्रांसलेशनल यूनिट क्या होगी, ए यू सी, यू सी जी, दिस विल बी योर ट्रांसलेशनल यूनिट। ठीक है, देखो, ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA is the sequence of RNA that is flanked by the start codon and the stop codon and codes for a polypeptide। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, अच्छा है, अगर इस केस में हम लोग देखें तो यूए यहाँ पर भी तो प्रेजेंट है ना। ओके, यूए यहाँ पर भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पर भी हमको क्या देखने को मिल रहा है, यूए देखने को मिल रहा है, तो इस केस के अंदर ये पूरा जो हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, इस पूरे को आप क्या बोल सकते हो, यहाँ पर ट्रांसलेशनल यूनिट बोल सकते हो। इन्होंने क्या बोला है, ए यू जी, ए यू सी, यू सी जी, यू ए यू सी, यू सी जी। ठीक है, और यहाँ पर यू ए। ठीक है, यहीं तक इन्होंने लिया तो हम भी यहीं तक इसको यहाँ पर लेंगे। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो यूए यहीं पे आया ना, सो दैट मीन्स यहाँ पर क्या हो गया, ये स्टॉप को डाउन हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो है बेसिकली स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये जो होगा दिस विल बी कंसीडर्ड योर ट्रांसलेशनल यूनिट, दिस विल बी कंसीडर्ड योर ट्रांसलेशनल यूनिट। वेयर आर यूटीआर्स फाउंड एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। तो जो यूटीआर्स होते हैं यानी कि अनट्रांसलेटेड रीजन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टार्ट कोडॉन। ठीक है, स्टार्ट कोडॉन से पहले 5 प्राइम एंड पे और स्टॉप कोडॉन के बाद 3 प्राइम एंड पे। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे स्टार्ट कोडॉन के पहले एंड 3 प्राइम एंड पे स्टॉप कोडॉन के बाद। ठीक है, और इनका
सिग्निफिकेंस क्या होता है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एन एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है, एक क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, दे आर रिक्वायर्ड फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इस केस में ये जो हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अनट्रांसलेटेड रीजन्स, ठीक है। यानी कि स्टॉप कोडॉन के बाद 3 प्राइम एंड के ऊपर एंड स्टार्ट कोडॉन के पहले 5 प्राइम एंड के ऊपर, ठीक है। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 19। अब इस क्वेश्चन में आपको चॉइस नहीं दी हुई, ठीक है, यहाँ पर भी आपको चॉइस देखने को मिल रही थी, क्वेश्चन नंबर 17 में भी चॉइस देखने को मिली थी, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको कोई इंटरनल चॉइस देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ है, given below is the relationship between HIV levels in the blood and helper T cell count in a person detected with AIDS. Study the relationship and answer the questions that follow. कि अच्छा, अब ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें क्या दिखाया हुआ है, एक तरफ कंसंट्रेशन है और एक तरफ टाइम है, ठीक है, वायरस कल्चर्ड फ्रॉम ब्लड और टी सेल काउंट्स, ठीक है, यानी कि वायरस और टी सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, और एक दूसरे से किस तरीके से वेरी करा है वो बताया हुआ है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, जब वायरस का जो है ना, जब वायरस का काउंट बढ़ रहा है, दैट मीन्स वहां पर टी सेल का काउंट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, वहां पर क्या हो रहा है, जो हेल्पर टी सेल का काउंट है वहां पर कम देखने को मिल रहा है, ठीक है, हर जगह पे यही देखने को मिल रहा है, जहां पर भी वायरस का काउंट बढ़ रहा है वहां पर टी सेल का काउंट क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप हो जाएगा वो इनवर्स रिलेशनशिप हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स गियर अप देयर इज अ रेसिप्रोकल, वही इनवर्स रिलेशनशिप between virus level in the blood and helper T lymphocytes level. As the level of helper T level rises, the virus level declines. तो अब क्या होगा, देखो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स यही तो होता है ना। अब क्या होगा, अगर वायरस लेवल ज्यादा होगा, ठीक है, अगर वायरस लेवल ज्यादा होगा तो उस केस में यानी कि हेल्पर टी सेल जो रहे होंगे उनका लेवल कम रहा होगा। अब जैसे ही हेल्पर टी सेल्स का लेवल बढ़ेगा तो हेल्पर टी सेल्स का लेवल बढ़ने की वजह से वहां पर जो वायरस का लेवल है वो डिक्लाइन हो जाएगा, ठीक है, हमेशा यही देखने को मिलेगा। यानी कि हेल्पर टी सेल्स और वायरस के जो सेल्स है, ठीक है, यानी कि जो वायरस का लेवल है उनके बीच में हमको एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, ठीक है, उनके बीच में एक इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है। अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है। डज इट कंप्लीटली क्लियर द वायरस फ्रॉम द बॉडी परमानेंटली, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो ये क्या बोल रहा है कि अगर ये जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है, क्या इसकी वजह से वायरस कंप्लीटली बॉडी से रिमूव हो जाता है, कंप्लीटली क्लियर हो जाता है, तो कंप्लीटली वायरस नहीं क्लियर होगा, ठीक है। सेवरल ईयर लेटर इफ अनट्रीटेड एचआईवी पेशेंट विल लूज द अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स। अब देखो क्या होगा, अगर कोई एचआईवी पेशेंट है और उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद में क्या हो जाएगा, उनका जो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स है वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक तो ऑलरेडी एचआईवी की वजह से उनकी जो बॉडी है वो काफी वीक है, ठीक है, एंड अगर उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है, ठीक है, अगर उसको ट्रीटमेंट ही नहीं मिल रहा है तो फिर इस केस में वो अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स उनका कब तक ही काम करेगा, है ना। सो क्या हो जाता है, इंक्लूडिंग द एबिलिटी टू मेक एंटीबॉडीज, ठीक है, यानी कि उनकी जो एंटीबॉडीज बनाने की एबिलिटी है वो भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एज ग्रेजुअली द HIV enters the helper T lymphocytes leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes, ठीक है, यानी कि जो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है उनका जो नंबर है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये हुई बात। अब यहाँ पर जो है फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ था, राइट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर व्हेन अ रेट्रोवायरस एंटर्स अ ह्यूमन बीइंग कॉजिंग रिडक्शन इन हेल्पर टी सेल्स, यानी कि क्या बताना है यहाँ पर वो इवेंट्स का सीक्वेंस बताना है जब रेट्रोवायरस क्या करता है, ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर एंटर करता है एंड वहां पर हेल्पर टी सेल्स का क्या हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स का क्या हो जाता है, वहां पर रिडक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। सो बहुत ध्यान से देखना। After getting into the body of a person, the virus enters into macrophages, where RNA genome of virus replicates to form a viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase.
The viral DNA gene incorporated into the host cell DNA and directs the infected cell to produce virus particles. Macrophages continue to produce virus particles. In this way, they act like HIV factory. ठीक है, अब देखो ध्यान से समझो क्या बोल रहा है कि जब वायरस जो है वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर एंटर किया तो वो क्या करेगा, मैक्रोफेजेस के अंदर जाएगा जहां पर जो आरएनए जीनोम है, ठीक है, वायरस का, वो क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा और वहां पर वायरल डीएनए फॉर्म करेगा। वहां पर क्या करेगा, वायरल डीएनए फॉर्म करेगा। ठीक है, किसकी हेल्प से फॉर्म होता है वायरल डीएनए? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से वायरल डीएनए फॉर्म हो गया। अब ये जो वायरल डीएनए है ये क्या करेगा, होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या करेगा, जो वायरल डीएनए है ये होस्ट सेल के डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएगा और क्या करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल है उनको डायरेक्ट करता है, यानी कि उनको फिर इस तरीके से ऑर्डर करने लग जाता है, ये इस तरीके से उनकी फंक्शनिंग कर देता है कि वहां पर वो जो इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं वो वायरस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। वो क्या करते हैं, वायरस सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो कंटिन्यूअसली वायरस पार्टिकल्स प्रोड्यूस करते रहते हैं और इसी तरीके से वो क्या करते हैं, एचआईवी फैक्ट्री की तरह एक्ट करते हैं। ठीक है, अब simultaneously HIV enters into helper T lymphocytes, replicates and produces progeny viruses. The progeny virus released in blood attack other T lymphocytes, leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of infected person. Due to a decrease in the number of helper T lymphocytes, the person become immunodeficient. अब सेम टाइम पे क्या हो रहा होता है, जो एचआईवी है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर एंटर करेगा, वहां पर रेप्लिकेट्स करेगा और प्रोजेनी वायरसेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगा। अब ये जो प्रोजेनी वायरसेस हैं, ठीक है, जो ब्लड के अंदर रिलीज हुए, ये क्या करेंगे, बाकी के टी लिम्फोसाइट सेल्स को क्या करना स्टार्ट कर देंगे, अटैक करेंगे और वहां पर क्या हो जाएगा, जो नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स है उनका नंबर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो उनका जो नंबर है इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स जो है वो डिक्रीज हो गया है, तो जो पर्सन होगा उसकी जो बॉडी है दैट विल बिकम इम्यूनो डेफिशिएंट। ठीक है, तो इतना अगर आप लिख देते हैं देन यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। ओके, देन यू विल बी गेटिंग 2 मार्क्स। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20। A culture plate of lactobacillus shows blue colored colonies and colorless colonies. Explain the principle involved in the formation of such variants in the color of colonies. अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि लैक्टोबैसिलस की जो कल्चर प्लेट है उस पे कुछ ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिल रही है और कुछ कॉलोनीज जो है वो कलरलेस देखने को मिल रही है। आपको क्या बताना है, प्रिंसिपल बताना है। ठीक है, जो बेसिकली इन्वॉल्व है इन द वेरिएंस ऑफ कलर, यानी कि ये जो दो टाइप की कॉलोनीज देखने को मिल रही हैं ये क्यों देखने को मिल रही हैं और इनका क्या रीजन है, वो रीजन आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, जो आप देखो, आपको जो ये वेरिएशन इन कलर देखने को मिलता है ये देखने को मिलता है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से। ठीक है, किस वजह से देखने को मिलता है, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से आपको यहाँ पर जो है वो कलर देखने को मिलता है। ठीक है, कलर चेंज जो है वो कॉलोनीज का आपको इस वजह से देखने को मिलता है। अब होता क्या है, a recombinant DNA is inserted within the coding sequence of an enzyme beta galactosidase. This results into inactivation of the enzyme which is referred to as insertional inactivation। ठीक है, अब देखो होता क्या है, एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है, ठीक है, एक जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होता है, इसके जो है कोडिंग सीक्वेंस के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज की कोडिंग रीजन के अंदर। ठीक है, इस रीजन के अंदर बेसिकली क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट हो जाता है। ठीक है, और कोडिंग सीक्वेंस के साथ में इंसर्ट होने की वजह से जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेट हो जाता है। वो क्या हो जाता है, इनएक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्शन हो गया। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्शन हो गया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्शन होने की वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम्स, ओके, जस्ट अ मिनट, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्शन की वजह से क्या हो जाएगा, एंजाइम
गेट्स इनएक्टिवेटेड, ठीक है, एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब क्या होता है, the presence of a chromogenic substrate gives blue colored colonies if the plasmid in the bacteria does not have an insert। यानी कि अगर जो प्लाज्मिड है वो नॉर्मल होगा, तो नॉर्मल के केस में वहां पर क्या होता है, ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। नॉर्मल के अंदर ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलेगी क्योंकि वहां पर जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है, ठीक है, वहां पर जो एंजाइम है वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं है। बट इंसर्शन की वजह से, ठीक है, जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ इसकी वजह से, क्योंकि एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, ठीक है। अब अगर जो है एंजाइम जो है वो इनएक्टिव है, ठीक है, अगर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुई है तो वहां पर क्या हो गया, बेसिकली जो एंजाइम है दैट इज इनएक्टिवेटेड, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होने की वजह से कॉलोनीज के अंदर कोई भी कलर देखने को नहीं मिलता, ठीक है, वहां पर जो कॉलोनीज है वो कलरलेस कॉलोनीज फॉर्म होती है, ठीक है, जो कॉलोनीज हैं दे आर कलरलेस, ओके, दे आर कलरलेस, ठीक है। तो ये बेसिकली आपको रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज भी आप इनको बोल सकते हो, ठीक है, इनको आप रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज कॉलोनीज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यानी कि अगर जो है आपका नॉर्मल प्लाज्मिड होगा, यानी कि जिसके अंदर जो है कोई इंसर्ट नहीं है, ठीक है, सो उस केस के अंदर ब्लू कलर्ड कॉलोनीज देखने को मिलेंगी। एंड अगर जो है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है ऑफ द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किस वजह से हुआ है, क्योंकि वहां पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंसर्ट किया गया, ठीक है। सो अगर एक इंसर्ट वहां पर प्रेजेंट है तो वहां पर कलरलेस कॉलोनीज या फिर रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फॉर्म हो जाएंगी, ठीक है, वहां पर क्या हो जाएंगी, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। दिस वॉज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको चॉइस देखने को मिल रही है, यानी कि 5 में से, ठीक है, 3 क्वेश्चंस के अंदर आपको चॉइस देखने को मिल रही है, ठीक है, यहाँ पर आपको इतनी चॉइस देखने को मिल रही है, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे तो आप बहुत अच्छे मार्क्स जो है अपने बायोलॉजी एक पेपर के अंदर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर भी अटेम्प्ट आइदर ऑप्शन ए और बी। सो ए पार्ट क्या है, इट वाज एस्टिमेटेड दैट इफ एन एवरग्रीन फॉरेस्ट हैज एन जीपीपी ऑफ 400 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे एंड 150 जूल पर मीटर स्क्वायर वर्थ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड flows out of that forest, what is the NPP, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर जीपीपी दिया हुआ है, ठीक है, आर दिया हुआ है और आपको एनपीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, सिंपली फॉर्मूले से निकल जाएगा। एक्सप्लेन वाई पिरामिड्स ऑफ एनर्जी मस्ट ऑलवेज बी अपराइट, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी जो होता है वो हमेशा अपराइट क्यों होता है। देखो जो एनर्जी होता है ना, जो एनर्जी ट्रांसफर होता है उसके इसके अंदर 10% लॉ फॉलो होता है, उस केस के अंदर 10% लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, जैसे जैसे एनर्जी क्या है एक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जाती है तो वहां पर एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। अगर एनर्जी लॉस होगा तो यानी कि जो मैक्सिमम एनर्जी देखने को मिलेगी वो लोएस्ट ट्रॉपिक लेवल पे देखने को मिलेगी, ठीक है, और जो हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल होगा उसके ऊपर लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि जो पिरामिड बनेगा वो हमेशा अपराइट बनेगा, ठीक है, जो पिरामिड वहां पर बनेगा वो हमेशा अपराइट पोजीशन के अंदर बनेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस आर, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है, ठीक है, जो आपकी है ना, जो आपकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है दैट इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लस रेस्पिरेटरी लॉसेस, ठीक है, यही होती है। तो यहाँ पर जो एनपीपी हो जाएगी वो सिंपली फॉर्मूले से क्या हो जाएगी, वो सिंपली आपकी जो है फॉर्मूले से हो जाएगी जीपीपी माइनस आर, ठीक है, यही आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो जीपीपी यहाँ पर कितना दिया हुआ है, जीपीपी आपको यहाँ पर 400 दिया हुआ है एंड जो आपको रेस्पिरेटरी लॉसेस दिए हुए हैं वो आपको 150 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे दिया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नेट प्राइम प्रोडक्टिविटी हो जाएगी दैट इज 400 माइनस 150 विच इज इक्वल टू
250 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। तो इतनी जो है आपको जो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी। ठीक है, 250 जूल पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो ये आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, अब इफ वी टॉक अबाउट, है ना, देखो ये हमको बात इतनी क्लियर हो गई है ना, जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है उसको आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो, यानी कि ठीक है, जीपीपी को आप इस तरीके से भी यानी कि लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से हमको पता है कि जो हमारा एनपीपी है दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेटरी लॉसेस, तभी तो हमारा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी निकला है ना। ठीक है, अब इफ वी टॉक अबाउट pyramid of energy, why it is always upright? So energy flows from one trophic level to next trophic level. Some amount of energy is lost in each trophic level in the form of heat. ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। Therefore, pyramid of energy is always upright and can never be inverted. ठीक है, that's all. इतना आप लिखेंगे आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द पार्ट बी ऑफ दिस क्वेश्चन, तो यहाँ पर क्या बोला हुआ है, अज्यूम दैट जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट ए इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट बी इज इक्वल टू जीपीपी ऑफ फॉरेस्ट सी। If forest A has NPP 1254 joule per meter square, forest B has NPP of 2157 joule per meter square, and forest C has NPP of 779 joule per meter square per day, which of the following, which of these forests have maximum energy loss by respiration? Give reason. पार्ट बी में क्या बताया, ड्रॉ एन इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन्स, ग्रास, फिर एनिमल, फिर फ्लीस ऑन द होस्ट एनिमल, ट्रीज, इंसेक्ट्स एंड वुड पेकर। ठीक है, अच्छा, अभी हम लोगों ने यहाँ पर बात किया कि जो एनपीपी है दैट इज जीपीपी माइनस आर। ठीक है, दैट इज जीपीपी माइनस आर। अब इस केस में क्या दिया हुआ है, जीपीपी जो है, ठीक है, जीपीपी हर केस के अंदर क्या है, सेम दी हुई है। ठीक है, जीपीपी जो है दैट इज सेम इन एवरी केस। ये क्या है, दिस इज सेम इन एवरी केस। तो जिस केस के अंदर आर सबसे कम होगा, है ना, देखो जिस केस के अंदर यानी कि आर सबसे कम होगा उस केस के अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर आपको सॉरी, जिस केस के अंदर आपका जो है वो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका सबसे कम होगा, उसी केस के अंदर आपको मैक्सिमम एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। ठीक है, द वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, है ना, जिस केस के अंदर रेस्पिरेटरी लॉस सबसे कम होगा वहीं पर एनपीपी ज्यादा होगा। ठीक है, या हम लोग इस तरीके से बोल रहे हैं कि जहां पर एनपीपी सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि अभी हमको एनपीपी दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता है तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जितना ज्यादा होगा रेस्पिरेटरी लॉस उतना ही कम होगा। ठीक है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तभी तो ज्यादा है ना जब रेस्पिरेटरी लॉस कम है। दैट मीन्स अगर हमको बताना है कि आर मैक्सिमम किस केस में होगा, तो आर मैक्सिमम उस केस के अंदर होगा जिस केस के अंदर जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है दैट इज लीस्ट, जिस केस के अंदर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज लीस्ट। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लीस्ट किस केस के अंदर है, फॉरेस्ट सी के अंदर है। तो यानी कि इस फॉरेस्ट के अंदर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस हमको देखने को मिलेगा, यानी कि फॉरेस्ट सी के अंदर जो है वो मैक्सिमम एनर्जी लॉस देखने को मिलेगा। तो आप रीजन क्या लिख के आओगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख के आएंगे, उसके बाद में आप लिखेंगे दिस मीन्स कि मोर इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, लेसर इज द रेस्पिरेटरी लॉस। ठीक है, एनर्जी लॉस्ट इन रेस्पिरेशन। उसके बाद में आप बताएंगे कि क्योंकि एनपीपी जो है वो फॉरेस्ट सी के अंदर, ठीक है, एनपीपी जो है वो फॉरेस्ट सी के अंदर सबसे कम है, दैट मीन्स जो रेस्पिरेटरी लॉसेस होंगे वो मैक्सिमम आपको फॉरेस्ट सी के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। इफ जीपीपी इज इक्वल देन वी कैन मैनिपुलेट द एनपीपी इक्वेशन। एनपीपी इज इक्वल टू जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, यही हमने यहाँ पर भी लिखा है। रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स इज जीपीपी माइनस एनपीपी। ठीक है, दिस मीन स्मॉलेस्ट एनपीपी करस्पॉन्ड्स टू द लार्जेस्ट रेस्पिरेशन दैट इज फॉरेस्ट सी। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी समझा। अब आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पर इकोलॉजिकल पिरामिड बनाना है। सबसे पहले किसका बनाना है, ग्रास, एनिमल, फ्लीस, और किस बेसिस पे बनाना है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर आपको बनाना है। तो पिरामिड ऑफ नंबर की अगर बात करें, ग्रास सबसे पहले ये हो जाएगा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे यानी प्रोड्यूसर। अब जो नंबर ऑफ ग्रास होगा वो तो ज्यादा ही रहेगा ना एज कंपेयर टू दी नंबर ऑफ एनिमल्स जो उसके ऊपर क्या करेंगे, फीड करेंगे।
एनिमल्स क्या हो जाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर, यानी कि यहाँ पर जो एनिमल्स का नंबर है दैट इज लेसर एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ ग्रास। फिर उसके बाद में बात हो रही है फ्ली की, ठीक है। तो यहाँ पर जो फ्ली है दैट इज फ्लीस इज ऑल्सो सेकेंडरी कंज्यूमर, तो उसका जो नंबर होगा, ठीक है, एनिमल्स के नंबर से इट विल बी मोर, ठीक है। तो इस तरीके का आपको इकोलॉजिकल पिरामिड देखने को यहाँ पर मिलेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट पार्ट बी, तो इसके अंदर आपको क्या बोला हुआ है, ट्री, इंसेक्ट्स एंड वुडपेकर। अब देखो ट्रीज का जो नंबर है, अब ट्री, एक कंप्लीट ट्री जो होगा उसके तो नंबर कम होंगे, एंड दैट इज द प्रोड्यूसर, जिसके ऊपर प्राइमरी कंज्यूमर फीड कर रहा है, यानी कि जो नंबर ऑफ इंसेक्ट्स होगा वो ट्रीज से क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रॉड ब्रॉड आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है वुडपेकर, वुडपेकर जो है जो सेकेंडरी कंज्यूमर है, वुडपेकर का जो नंबर है वो इंसेक्ट के नंबर से कंपैरेटिवली कम होगा, बट ट्रीज के नंबर से ऑब्वियसली ज्यादा होगा। तो वहां पर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि थोड़ा ऐसे, फिर ऐसे, एंड उसके बाद में जो है वो थोड़ा ऐसे जो है आपको पिरामिड देखने को मिलेगा पार्ट बी के अंदर। और ए के अंदर तो ऑब्वियसली ग्रास का नंबर विल बी ऑलवेज मोर, जो एनिमल्स का नंबर है दैट विल बी लेसर, एंड जो फ्लीस का नंबर है दैट विल बी मोर देन द नंबर ऑफ एनिमल्स। तो ये कुछ जो है आपको कुछ ऐसा आपको पार्ट ए के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में हम लोगों ने सेक्शन बी जो है वो फाइनली पूरा कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम लोग सेक्शन सी, ठीक है, सेक्शन सी जो है हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। फिर हम लोग सेक्शन डी करेंगे और उसके बाद में हम लोग सेक्शन ई करेंगे, ठीक है। जब पांचों पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप जो है इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से जो है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है देन please subscribe to our YouTube channel, and we will be meeting you in the next video with the next section of this sample paper. Till then, keep learning.